ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, इस बड़े शहर में मैं बड़े बड़े सपने लेकर आया था। सोचा था मैंने कोई बड़ा काम करूंगा और अमीर हो जाऊंगा। बचपन मैंने गरीबी में गुजारा, और ऐसी गरीबी कि हमारे घर में सिर्फ एक वक्त की रोटी बना करती थी, उसमें भी गुजारा किया करते थे। लेकिन मैंने माँ को वादा किया था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, शहर में ऐसा काम करूंगा, ढेर सारे रुपए कमा पाऊंगा। जब मैं बड़ा हुआ, यही सपने लेकर मैं शहर आ गया था। लेकिन धीरे धीरे सपने टूटते चले गए। अच्छा काम मिल नहीं पा रहा था, ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाया। घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी ना, इसी कारण पढ़ना मुश्किल हो गया था। और यहाँ बिना पढ़े कोई अच्छा काम मिल नहीं पा रहा। ऐसा लगने लगा था जैसे रुपए कमाने बहुत ज्यादा मुश्किल है, और शहर में महंगाई इतनी कि जितने रुपए मैं कमाया करता था सभी के सभी खर्च हो जाया करते थे। फिर भी मैं उधार नहीं मांगता था, जैसे गुजारा कर पाता वैसे किया करता। कुछ रुपए जोड़ने की कोशिश करता, और जब गांव में माँ के पास जाता ना, माँ के हाथ में कुछ रुपए रखता और कहने लगता, माँ कमाई तो अच्छी हो रही है लेकिन वहां महंगाई है और मुझसे मेरे दोस्तों ने ना उधार ले रखा है, इसीलिए मैं ज्यादा रुपए नहीं लेकर आया, बस इतने लेकर आया हूं। मेरी माँ खुश हो जाती और मेरी आंखों में देखकर कहती, तुम अच्छे काम कर रहे हो, देखो किसी को हो सकता है हमसे ज्यादा रुपयों की जरूरत हो। दोस्तों की मदद कर रहे हो तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं अपनी माँ को कैसे बताता कि मैं किसी को उधार नहीं देता, मैं कमाता ही कम हूं। ऐसे ही मैं वापस शहर आ जाता। इस तरह मेरी जिंदगी बीत जा रही थी। लेकिन एक परेशानी जो मेरी जिंदगी बदलने वाली थी, वो थी मेरे ऐसे दुश्मन बनने लगे थे जो मुझसे जलते थे। मैं बहुत ज्यादा मेहनत किया करता। जिस फैक्ट्री में मैं काम कर रहा था, मैंने सोचा हुआ था इतनी मेहनत करूंगा कि मालिक को लगने लगे कि ये ज्यादा मेहनती है और मुझे प्रमोशन मिल जाए। लेकिन मेरे कुछ साथी थे जो जलते थे, वह प्रमोशन चाहते थे, और यहाँ साल में सिर्फ 5 लोगों को प्रमोट किया जाता है। अलग अलग फैक्ट्रीज में भी भेज दिया जाता है। तनख्वाह भी 25% बढ़ जाती है, और मैं चाहता था मेरी तनख्वाह भी 25% बढ़ जाए। लेकिन उन्होंने चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे ऐसा फंसाया कि उस फैक्ट्री से मुझे निकाल दिया गया। वहां से निकाले जाने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, 15 दिनों में मेरे पास खाने पीने के लिए अनाज नहीं था, कुछ नहीं था, जेब खाली थी। और जिस किराए के मकान में मैं रहता था, किराया भी नहीं दे पाया था। वहां से मुझे निकलने के लिए कह दिया गया। 2 दिनों का वक्त दिया गया था। तब भी मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं किसी से उधार मांगूं। 2 दिन कब बीत गए पता नहीं चला, और उन 2 दिनों में मैं खाना नहीं खा पाया था। पेट में दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी मुझे घर से निकाल दिया गया। मेरा सामान भी बाहर फेंका जा चुका था, और उस सामान को लेकर मैं कहां जाता, रोता गया। मैं बाहर ही बैठा हुआ रोता गया, और उस मकान मालिक के पांव पकड़कर मैं कह रहा था, कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए, मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा ना। लेकिन सारा सामान सड़क पर पड़ा हुआ था, और मैं काम ढूंढने के लिए शहर में भटक रहा था। रात के वक्त जब वापस आया, बहुत सारा सामान चोरी हो चुका था। कुछ कुर्सियां, टेबल और एक बड़ा सा बक्सा, बस इतना ही सामान तो मेरे पास था, वह भी चोरी हो चुका था। इसके बाद मुझे लगा, अब मैं क्या करूं, मेरी तो जिंदगी ही ऐसी है। पहली बार सड़क पर सोया था। उस दिन मैं उसके बाद जैसे सड़क पर सोने की आदत पड़ गई। भूखा रहना मेरे लिए आम बात हो गई थी। लेकिन अब 2 महीनों से मैं वापस घर नहीं गया था। माँ को कुछ रुपए नहीं दिए थे, माँ से बात भी नहीं की थी। बस सड़क पर मैं रोता रहता, भिखारियों की तरह पड़ा होता। और अब तो मांगने की नौबत आ गई थी, लेकिन तब भी मैं किसी से मांग नहीं रहा था। एक रात जब तूफान आया था, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। मेरे पास एक जैकेट थी। वह जैकेट मैंने अपने सर पर डाल ली। बारिश की बूंदें ज्यादा पड़ रही थी। यहाँ आते जाते कई लोग आसपास बैठे हुए भिखारियों को कुछ रुपए देने लगते हैं। ज्यादातर जो मांगते हैं उन्हीं को दिया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ अच्छे लोग भी यहाँ पर आते हैं जो सबको बांट कर जाते हैं। वह मुझे भी खाने के लिए कुछ ना कुछ दे दिया करते थे, लेकिन मैं खाना ले लेता था, रुपए कभी नहीं लेता था। मैं अंदर से खुददार था। बारिश की उस रात सभी भिखारी वहां से जा चुके थे। उनके पास कोई ना कोई आशियाना था, लेकिन मैं सड़क पर ही बैठा हुआ फुटपाथ पर आसमान की तरफ देख रहा, भगवान से पूछ रहा, आखिर मैंने क्या गलती की है। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा।
मैंने उस आदमी की तरफ देखा और उसके बाद मुझे लगा जैसे वह भी मेरी तरह ही मजबूर है। नीचे की तरफ देख रहा था। नीचे देखते हुए इतना ज्यादा उदास था। मुझे लगा अगर मैं किसी की जिंदगी में बस चंद पल खुशी के ला सकता हूं तो मुझे यह काम करना चाहिए। खड़ा होकर मैंने उस आदमी को कहा था, डरना मत, जिंदगी में कोशिश करते रहना, मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, अगर आप लड़ेंगे तो मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। लेकिन मेरी आवाज का उस पर ऐसा असर हुआ कि वह मुस्कुराने लगा। मेरी तरफ देखकर वह बहुत ज्यादा मुस्कुराता जा रहा था और उसके बाद मेरे करीब आया और कहने लगा, तुम्हारी बातें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अब तुम फुटपाथ पर क्यों हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? क्या तुम कोई मुसीबत में हो? मैंने उसको कहा, हाँ, बस मुसीबत ही समझ लीजिए। कोई अच्छा काम मिल नहीं पा रहा है, घर से निकाला जा चुका हूं, बस यह सड़क ही मेरा घर है। तब उस आदमी ने कहा, तुमने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। मैंने उस आदमी को कहा, जी नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे कुछ रुपए देंगे तो मैं वह कबूल नहीं करूंगा। खाने की चीज अगर आपके पास हुई भी, बारिश में वह भीग चुकी होगी, आप शायद ही मेरी कोई मदद कर पाए। तब उस आदमी ने मेरी आंखों की तरफ देखकर कहा, खुददार हो तुम, लेकिन मैं तो तुम्हारी ऐसी मदद करूंगा कि तुम ना भी नहीं कर सकते। मैं उसकी बातें सुन रहा था। आखिर वह ऐसी कौन सी मदद कर सकता है? फिर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें काम दूं तो सही रहेगा। काम में कमाई भी काफी ज्यादा हो सकती है। तुम्हारी अगर तुम हां करोगे तो मैं तुम्हें काम दिला सकता हूं। मैं जल्दी से खड़ा हुआ, हाथ जोड़े और कहा, जी बिल्कुल, ये मदद मैं ले सकता हूं, मुझे काम दीजिए। मैं दिल लगाकर पूरी मेहनत के साथ काम कर। उस आदमी ने कहा, तो कल रात जैसे ही अंधेरा हो यह एड्रेस पर आ जाना। एक कागज पर कुछ लिखा हुआ था। वह चीज उसने मेरे हाथ में थमाई और आगे की तरफ बढ़ने लगा। बारिश में धीरे धीरे दूर जाता तो जा रहा था, लेकिन बार बार मुड़कर मेरी तरफ देख रहा था, जबकि ठंड में ठिठुर कर मेरा बुरा हाल हो चुका था। उसने तो कपड़े भी पतले वाले पहने थे, फिर भी उसे ठंड नहीं लग रही थी। दूर चला गया। वह कागज को मैंने भींच रखा था, अपने हथेलियों के बीच। मैं नहीं चाहता था वह कागज गीला हो जाए। उसे लिफाफे में डाल दिया। वह लिफाफा एक तरफ समेट दिया। वह रात गुजारना बड़ा मुश्किल भरा था। पूरी रात मुझे ठंड लगती रही और सुबह के वक्त मुझे थोड़ा सा बुखार हो चुका था। पानी जितना भी था वह जमीन में जा चुका था। वहां वो लिफाफा खोलकर जैसे ही मैंने वह पर्ची निकाली, एड्रेस साफ साफ लिखा था। वह पर्ची पानी के कारण गली नहीं थी, बल्कि पानी तो लिफाफे के अंदर आ ही नहीं पाया। भगवान का शुक्रिया किया मैंने, लेकिन जब मैंने वह एड्रेस पढ़ा, इतना अजीब एड्रेस था। आखिर क्या सच में वहां पर मेरे लिए कोई काम हो सकता है? क्या मैं वो काम कर पाऊंगा? शहर से बाहर एक गांव में बड़ी जमीन है जिसका इस्तेमाल कभी कब्रिस्तान के रूप में किया जाता था। वहां पर इस आदमी का घर है और वहां मुझे एक काम मिलेगा। उसने पर्ची में लिखा था। एड्रेस काफी दूर का था। मैं वहां पर कैसे अंधेरा होने तक पहुंच पाऊंगा मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे वहां जाना होगा। काम कोई भी हो, मैं करने को तैयार हूं। इससे तो बेहतर होगा, हो सकता है मुझे छत मिल जाए, कुछ रुपए मिल जाए जिससे मेरा गुजारा हो पाए। बुखार के कारण शरीर थका हुआ भी था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश जारी रखी। वह बड़ा बैग जो मेरे कपड़ों का था, उसे पीठ पर टांगा और रास्ते में मैं चाहता था कोई मुझे लिफ्ट दे, और वहां सच में मददगार बहुत थे। वह लंबा सफर काफी छोटा हो गया। काफी लोगों ने मेरी मदद की। कुछ बाइक वाले थे, जबकि एक ट्रैक्टर पर बिठाकर उस गांव के काफी करीब तक मुझे छोड़ गया था। और जब मैं उस गांव के करीब जाने लगा, वह गांव कभी बसा हुआ था। अब वहां पर कोई नहीं रहता था। वो ट्रैक्टर वाले आदमी ने मुझे बता दिया था। चलते चलते बहुत दूर आया। मैं दिन का ही वक्त था और वहां किससे मिलना था ये मुझे नहीं पता था। वही आदमी होगा या कोई और होगा, लेकिन वहां पहुंचकर अंधेरा होने का क्या इंतजार करना होगा? और कब्रिस्तान कहाँ है गांव के? वो टूटे फूटे घरों के आसपास मैं कब्रिस्तान की तलाश करता जा रहा था, लेकिन वहां पर मुझे कोई शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं मिला। अंधेरा हो गया। अंधेरा होने तक मैं वहीं पर शरीर थका हुआ, टूटा हुआ एक बरगद के पेड़ के नीचे अपने उस सामान के ऊपर सर रखे हुए मैं आराम करना चाहता था। मुझे लग रहा था पता नहीं मैं उस आदमी से मिल पाऊंगा या नहीं, लेकिन यहां अगर मैं फंस गया तो मेरी मुसीबत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां तो खाना भी नहीं मिलेगा। पहले कभी कोई ना कोई खाना दे जाता था,
लेकिन गांव में आखिर कौन खाना देगा जहां कोई रहता तक नहीं। उस अंधेरे में दूर से चलता हुआ एक आदमी नजर आया जिसके हाथ में एक लालटेन थी, वही पुराने जमाने वाली लालटन उसमें जल रही। आग ज्यादा दूर तक रोशनी नहीं कर रही थी। धीरे धीरे वह मेरे करीब आया, मेरे सामने खड़ा होकर मुस्कुराकर कहने लगा, तुम आ गए? मुझे यकीन था तुम यहां पर जरूर आओगे। तुम्हें मेरी जरूरत है, उसी तरह से मुझे तुम्हारी भी जरूरत है। चलो आओ, हम काम की बात करते हैं। वह बैग मैंने उठाया और उसके पीछे मैं चलने लगा। गांव से थोड़ी दूरी पर वहां एक पुरानी सी खंडहर सी हवेली बनी हुई थी, जबकि उस हवेली के पीछे वाले हिस्से में बड़ी चार दीवारी की गई थी और चार दीवारी के ऊपर खंडीली तारे भी लगाई गई थी। मैं उस हवेली के अंदर गया। उस हवेली के अंदर कई मोमबत्तियां रखी हुई थी, कई दे रखे हुए थे। भले ही बड़ी हवेली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था किसी गरीब की होगी, पुश्तैनी हवेली होगी। यहाँ लाइट भी नहीं थी, दी जलाने पड़ रहे हैं। वहां सामने कई कुर्सियां पड़ी थी, बड़ा सा टेबल पड़ा था, मिट्टी से सना हुआ। ऐसे ही मिट्टी से सनी हुई एक कुर्सी पर वो आदमी बैठा और मुझे इशारा करके कहने लगा, आओ मेरे साथ बैठो। मैं भी चुपचाप दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। ऊपर देख रहा था, दाएं देख रहा था, बाएं देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा यहां पर तो सालों से सफाई नहीं की गई है। आखिर उसने मुझे यहां पर क्यों बुलाया है? और उसने कहा था, कोई कब्रिस्तान। यहां आसपास कोई कब्रिस्तान नजर तो नहीं आ रहा है। फिर वह आदमी मुझसे बात करने लगा और उसने सीधे काम की बात की। उसने कहा, देखो तुम्हें काम की जरूरत है और यहां पर जो काम है तुम्हें मैं वही दे सकता हूं। अलग तरह का काम तो दे नहीं सकता। यहां पर सफाई नहीं होती। अगर तुम यहां पर सफाई कर पाओ, अच्छा गार्डन बना पाओ, तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख सकता हूं। तनख्वाह तुम्हें सच में काफी ज्यादा पसंद आएगी। मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। मैं खुश हुआ, थोड़ा मुस्कुराया। यह तो अच्छी तनख्वाह है। मुझे काम क्या करना होगा? गार्डन और घर की सफाई। उस आदमी ने कहा, नहीं, घर की सफाई नहीं, वो गार्डन की सफाई। वहां कोई गार्डन नहीं है, लेकिन तुम्हें बनाना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे, सफाई करनी होगी। मान लो तुम एक माली बन गए हो। तनख्वाह 10,000। मैं खुश हो गया। ठीक है, 10,000 में कुछ रुपए बचा भी पाऊंगा। ऐसा काम तो मैं चाहता था। इतने ज्यादा रुपए तो मुझे फैक्ट्री में भी नहीं मिल रहे थे, यहां मिल जाया करेंगे। और उस आदमी ने कहा, यह काम सिर्फ 10 दिनों का है, उसके बाद तुम ये काम करना चाहोगे या नहीं, ये तुम पर निर्भर है। लेकिन तुम्हें हर एक दिन के 10,000 मिलेंगे। हर एक दिन के 10,000। आप मजाक तो नहीं कर रहे? उस आदमी ने कहा, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? सच में मैं तुम्हें हर दिन 10,000 दूंगा। मैं कुर्सी से उठा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखिए आप मजाक कर रहे हैं। एक माली को हर दिन के 10,000 कौन देता है? मुझे लगता है आप मजाक कर रहे हैं। उस आदमी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो, तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मुझे लगता है मुझे तुम्हें एडवांस देने होंगे और वह मैं तुम्हें सुबह के वक्त दूंगा। तुम्हें यहाँ जो काम करना है वह रात को करना होगा और सुबह सुबह मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया करूंगा यहाँ से। तुम वापस चले जाया करना। पास में एक गांव है, वहां रह सकते हो, शहर जा सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन जैसे ही सुबह का वक्त आएगा मैं तुम्हें 10,000 दे दिया करूंगा। तुम काम आज से शुरू कर सकते हो अगर करना चाहो, और सुबह को तुम्हें 10,000 मिल जाएंगे। मानो तुम्हें कुछ नहीं मिला तो काम छोड़ देना सही है। मैं मना कैसे कर सकता था? मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था। क्या यह सिर्फ 10 दिन का ही काम होगा? मैंने यह सवाल किया और उस आदमी ने कहा, नहीं, काम तो ज्यादा दिनों का भी हो सकता है, लेकिन यह तुम पर निर्भर है। 10 दिनों के बाद तुम यह काम करना चाहोगे, क्योंकि 10 दिनों के बाद कुछ खास चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद तुम यह काम करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन 10 दिन में भी कमाई अच्छी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता 1 लाख तुम्हें 10 दिनों के कहीं और से मिलेंगे। बात सही थी, 10 दिनों के 1 लाख रुपए। और अगर यह काम मुझे मुश्किल लगा, 10 दिन बाद छोड़ दूंगा। मैंने हामी भर दी, जी मैं तैयार हूं। तो यह सामान, उस आदमी ने कहा, यहाँ कई कमरे हैं, वहां रख देना और याद रखना, सीढ़ियां चढ़कर ऊपरी मंजिल पर मत जाना। यह खंडहर सी हवेली है ना, अब पता नहीं छत कैसी होगी। नीचे से तो ठीक ही है, ऊपर से कुछ परेशानी हो सकती है। नीचे किसी कमरे में तुम अपना सामान रख सकते हो, इसे अपनी ही हवेली समझो। साथ वाले कमरे में मैंने अपना सामान रखा, मिट्टी से सनी हुई हर एक चीज। लेकिन काम तो काम होता है ना। एक सड़क पर रहने वाला भिखारी की तरह इंसान, उसे अगर छत मिल जाए, भले ही कमरा मिट्टी से भरा हो, उसे वह भी अपना घर ही लगता है। फिर मैं उस कमरे से बाहर आया। वह आदमी मेरे साथ चलने लगा।
और वह मुझे सबसे पीछे वाले दरवाजे के पास लेकर गया। लकड़ी का वह दरवाजा बहुत ज्यादा चित्रकारी उस पर की गई थी और उस दरवाजे के ऊपर बहुत पीतल भी लगी हुई, चमकदार सा लग रहा था। कभी थोड़ी थोड़ी चांदी लगी हुई भी लग रही, कभी थोड़ी थोड़ी पीतल भी मुझे दिख रही। उसने मुझे एक कपड़ा थमाया और कहा, जरा दरवाजे को साफ तो करना। मैं यह दरवाजे को साफ नहीं कर पाता, पीठ में थोड़ा दर्द रहता है ना। मैंने उससे कपड़ा पकड़ा, दरवाजे को अच्छे से साफ किया। फिर वह आदमी कहने लगा, देखो यही है काम तुम्हारा, लेकिन इस काम की कुछ नहीं। वो याद रखना, नियम नहीं तोड़ना, नियम बिल्कुल नहीं तोड़ना। मैं इस दरवाजे के पार तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। इस दरवाजे के पार सिर्फ तुम जाओगे। मैं पीछे से दरवाजा बंद कर लूंगा। आगे तुम्हें चार दीवारी के अंदर बड़ा सा गार्डन नजर आएगा और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह सच है। किसी जमाने में यह कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान के ऊपर मानो कि एक गार्डन बनाना है। रात के वक्त ही काम करना है, 9 बजाने वाले हैं। जैसे ही तुम अंदर जाओगे, समय शुरू, और सुबह लगभग 6 बजे के करीब मैं यहां आ जाऊंगा। तुम दरवाजे के पास आ जाना, मैं दरवाजा खोलूंगा, तुम बाहर आ जाना। इस तरह से हर रोज तुम्हें काम करना होगा। बस याद रखना, 9 बजे से 6 बजे तक ना तो तुम दरवाजा खोल सकते हो, ना चार दीवारी फांद कर यहां से बाहर जा सकते हो। वहां अंदर ही रहना है। और मैंने बताया ना, किसी जमाने में यह कब्रिस्तान हुआ करता था। भूतों से डरते तो नहीं हो। यहां कभी कभी ऐसे परछाइयां नजर आती हैं, भूत प्रेत नजर आते हैं, लेकिन तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, कुछ नहीं करेगा, यह मैं वादा करता हूं। बस कुछ डर सकते हो तुम। मैंने कहा, डर सकता हूं? आपने तो काफी ज्यादा डरा दिया। वह कहने लगा, डरो मत। देखो, तुम्हें इस काम की जरूरत थी ना, मुझे भी सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मानो यहां इन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। ये खास जगह है और 10 दिन बाद मैं पूरा का पूरा सच तुम्हें बताऊंगा। अब 9 बजाने वाले हैं, जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे भी बहुत खास काम है, मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए जाना है। मैंने उसकी बात मानी। जैसे ही वह लकड़ी का दरवाजा खोलकर मैं आगे गया, पीछे से उसने दरवाजा बंद कर दिया। बड़ी तेजी से दरवाजा बंद किया था। वहां चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां, कई पेड़ थे और देखने में साफ था। यहां बहुत सालों से कोई आया नहीं है। कहां से करूं शुरुआत में? मेरे पास तो घास काटने के लिए भी कुछ नहीं है, झाड़ियों को काटने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं पीछे मुड़ा, मन कर रहा था एक बार बात तो करूं, लेकिन तभी नियम याद आया। मैं 9 बजे से 6 बजे के बीच में ना दरवाजे को खोल सकता हूं, ना बाहर जा सकता हूं। रहना यहीं पर होगा। जितना मन करे उतना काम मैं करूंगा। मुझे लगा दरवाजा तो मैं खोल नहीं सकता और यहीं से शुरुआत करता हूं। झाड़ियां यह एक तरफ में रख दूंगा, ये ठीक रहेगा। मुझे पहले थोड़ा थोड़ा बुखार महसूस हो रहा था, लेकिन यहाँ की वह ताजी हवा, सच में शरीर मेरा तंदुरुस्त सा हो गया। फिर मैंने झाड़ियों को उखाड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हर एक झाड़ी को मैं उखाड़ रहा, दाईं तरफ दीवार के पास फेंके जा रहा। ऐसा मैं करता रहा। अगले 2 से 3 घंटों तक मैंने यह काम किया। आगे का हिस्सा साफ हो चुका था और जो जमीन थी अच्छे से सपाट की जा चुकी थी। अब यह आगे वाला हिस्सा तो साफ हुआ। यहाँ पर कुछ फूलों के पौधे लगाए जा सकते हैं। ठीक ही है, चलो कब्रिस्तान था तो कोई बात नहीं, अब तो ठीक ही है जगह। और मैं भूतों पर यकीन नहीं करता। यहाँ पर पौधे लगाऊंगा, आगे फूल भी लगाऊंगा, कुछ सब्जियां भी लगाई जा सकती हैं। पहले आगे घूम कर आता हूं। अब कितनी बड़ी जगह है, देखूं तो सही। दाईं तरफ वाली दीवार तो नजर आती है, बाईं तरफ वाली वह दीवार कितनी दूर तक है और पीछे वाला हिस्सा कितना बड़ा है, यह मुझे पता लगाना था। झाड़ियों को चीरता हुआ चलता चलता पीछे वाली दीवार की तरफ जा रहा था। सच में 4 दीवारी बहुत ज्यादा बड़ी थी। चलते चलते काफी समय हुआ, मुझे थक गया तो मैं एक पेड़ के पास बैठ गया। सोचा मैंने इस पेड़ पर चढ़ूंगा, दूर दूर तक देखने की कोशिश करूंगा। काम तो बहुत ज्यादा है, कह दूंगा उस आदमी को। अब ऐसा मत सोचिए कि मैं 10 दिन में इसे गार्डन बना दूंगा। अब यह 10 दिन वाला काम नहीं है, जगह ज्यादा बड़ी है उस पेड़ पर चढ़ने के लिए। जैसे ही पहली टहनी को मैंने पकड़ा था, पास से झाड़ियों के बीच से किसी के चलने की आवाज आई। ऐसा नहीं था यह कोई बिल्ली कुत्ता हो, क्योंकि यह छल्ले की आवाज बिल्कुल पैरों जैसी थी। यहाँ सूखी पत्तियां थीं जिन पर कोई पैर रख रहा, और शायद उसी की यह आवाज हुई होगी। घबराया, मैं थोड़ा सा घबराया। फिर जैसे ही मैंने वो डाली को छोड़ा, मैंने झाड़ियों को हटाया। वहां पर एक काले रंग की बिल्ली थी, और ऐसी बिल्ली, यह कोई साधारण बिल्ली नहीं हो सकती। ये 2 फुट ऊंची बिल्ली थी, मेरे घुटनों तक आ रही,
लेकिन बड़ी प्यारी पूंछ हिलाती हुई मेरे करीब आई और नजरें झुकाई, मुझसे लिपटने लगी। एक पल के लिए तो मुझे लगा था ये काला तेंदुआ तो नहीं, लेकिन बिल्ली ही थी। मैंने उसे सहला या और वह बिल्ली छलांग लगाती हुई दूर चली गई। एक के लिए मैं डर गया था, सहम गया था। मन में ख्याल बहुत सारे आए थे, लेकिन धीरे धीरे मन के वह सारे ख्याल ठंडे पड़ने लगे। वह रात मैंने इसी तरह से गुजारी थी। उस पेड़ पर मैं दोबारा चढ़ नहीं पाया। मैं वहीं पर बैठा रहा, थोड़ा और काम किया। बुखार था पहले मुझे, मैं ज्यादा काम करना नहीं चाहता था। मुझे लगा ठीक महसूस कर रहा हूं तो ज्यादा काम भी नहीं करूंगा। आगे वाली झाड़ियां हटा दी, बीच में एक रास्ता बना दिया इस पेड़ तक आने का, और कल मैं इस पेड़ से आगे निकलने की कोशिश करूंगा। वक्त 6 बजे का होने वाला था। मेरी वो छोटी सी घड़ी मुझे यह बता रही। 6:30 बजे मैं दरवाजे के बिल्कुल सामने, उसने नियम बताया था 9 बजे से 6 बजे। मैं 6:30 बजे से 1 मिनट भी पहले वहां दरवाजा खोलने वाला नहीं। नियम का पक्का हूं, ईमानदार हूं, खुददार हूं। जैसा बताया जाए वैसा ही करूंगा, और देखते हैं 10,000 मिलते हैं या नहीं। काम तो थोड़ा किया मैंने, पता नहीं, उसने वादा तो किया था चलो कम ही मिल जाए, 500,000 मिल जाए तो बहुत होंगे। जैसे ही 6 बजे मैंने दरवाजा नहीं खोला, उस आदमी ने खुद ब खुद खोला और मैं मुस्कुराकर सीधा आगे बढ़ गया। जैसे काले रंग का पर्दा उस दरवाजे पर उस आदमी ने लगा दिया होगा। मैं उस देखो चीरता हुआ वह गलियारे में पहुंचा और उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर मुस्कुराता हुआ मुझे देखकर कह रहा था, अपने हाथों को देखो, मैंने तुम्हारे हाथों में वह नोट पकड़ा दिए हैं। मैंने अपने हाथों को देखा, गड्डी 10,000 की मेरे हाथ में थी। कब उसने पकड़ाई पता ही नहीं चला। मैंने वो नोट हिलाकर देखे, असली नोट, वैसी ही सुगंध, और तब यकीन हुआ वह सच बोल रहा था। हर रात के 10,000। मैंने उसका शुक्रिया किया और इसी के साथ यह भी कहा, देखिए आज ज्यादा काम नहीं कर पाया, मैं आपको सच बताता हूं, थोड़ा ही काम किया, वो बुखार था ना इसीलिए। तब उस आदमी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, जितना हुआ उतना सही है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, और यह 10,000 तुम्हारे, और यह भी जानता हूं कि तुम्हें काम पर तो रख लिया, गार्डनिंग का काम, माली का काम, अब तुम्हें औजार दिए ही नहीं। वह देखो पीछे कैंची रखी है, और भी ढेर सारा सामान पीछे। घास को काटने के लिए वो बड़ी कैंची भी रखी है, झाड़ियां पेड़ को काटने के लिए, कुल्हड़ी वगैरह सब कुछ मैं लेकर आया हूं। उसे देखकर मुझे खुशी हुई, यानी वह सीरियस है, सच में पीछे गार्डन बनाना चाहता है। आज रात मैं अच्छे से काम करूंगा, लेकिन अभी तो सुबह का वक्त है और मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है। मैंने उस आदमी को यह कहा कि क्या उस कमरे में कुछ समय में आराम कर सकता हूं, क्योंकि उसके बाद मुझे शहर भी जाना है, कुछ चीजें खरीदनी है। ये 10,000 मेरे हैं ना? उसने कहा, बिल्कुल, अब मुझे भी यहां से जाना है। रात को मैंने अपना काम कर लिया, अब मुझे भी थोड़ा आराम करना है। मैं भी रात को ज्यादातर जागता हूं, दिन के वक्त आराम करता हूं, और मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैंने हामी में सर हिलाया। उसने कहा था, मैं जितना समय चाहूं यहां आराम कर सकता हूं। इस हवेली को अपना घर ही समझो। मैंने सबसे पहले उस कमरे की अच्छे से सफाई की, पूरा कमरा साफ कर दिया। वहां एक अलमारी भी थी, मिट्टी से सनी हुई, सामान नहीं था, उसमें मैंने अपना सामान रखा। पूरा कमरा साफ कर दिया था। अब यहां पर रहा जा सकता था। रहने का खर्च तो ऐसे बच जाएगा, खाने का सामान आसपास से कहीं ले ही आऊंगा। बाकी दिन के 10,000 मिलेंगे और 10 रातों का काम है। ये देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सफाई करने के बाद कुछ खाने पीने का सामान मैं चलकर काफी दूरी पर गया था, वहां से लेकर आया और किसी से उधार साइकिल लेना चाहता था मैं, लेकिन मुझे लगा मेरे पास 10,000 है, मैं किराए पर ले सकता हूं। वहां कोई साइकिल किराए पर नहीं मिली। चलकर सामान वापस लेकर आया। बहुत थक गया था, दोपहर का वक्त था और शाम तक मैं सोता ही रहा। शाम के वक्त जब मैं उठा, थोड़ा सा खाना खाया। लगभग 300 का ढेर सारा खाना लेकर आया था, वह भी पका हुआ। इससे अच्छा गुजारा किया जा सकता है। ज्यादा खर्च नहीं करूंगा और वैसे भी आज भी कमाई हो जाएगी। देखते हैं। 8 बजे मैं उसी गंदी कुर्सी को साफ करके बैठा हुआ। सारी कुर्सियां, टेबल मैंने साफ कर दिए थे। वह आदमी भी सीढ़ियों से उतरकर नीचे की तरफ आया और खुश हंसता मुस्कुराता हुआ मुझे देखकर कहने लगा, अरे वाह, तुम तो तैयार हो। 1 घंटे पहले देखो, काम 9 बजे से 6 बजे का है, लेकिन अगर तुम 8 बजे से भी करना चाहो तो मैं तुम्हें 5,000 और दे सकता हूं। 15,000 सही है, 15,000 लेने को तैयार हो?
मैं कैसे मना कर सकता था। आज उसे कुछ खास काम था। उसने कहा, तुम 8 बजे ही अगर दरवाजे के पार चले जाओ तो तुम्हें 15,000 मिलेंगे। मैंने हामी भरी, वह सामान उठाया, कुल्हाड़ी वगैरह सब कुछ दरवाजे के पार फेंका। उसने कहा, दरवाजे को पार करने के बाद 6 बजे से पहले इस तरफ नहीं आना। मैंने हामी भर दी थी, सामान फेंका, दरवाजे के पार उस पर्दे के पार, और उसने जल्दी से पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। मैं अंदर घुसते ही सीधा काम पर लग गया। पहले मैंने आगे वाली झाड़ियों को हटाना शुरू किया। आगे वाला पूरा रास्ता बना दिया था। वहां कुछ पत्थर पड़े थे जो मैंने जमीन में ढंसा आए। आगे वाली छोटी सी सड़क की तरह बनाया। वहां रास्ते के आगे, पेड़ के आगे भी छोटी छोटी टहनियां, छोटे छोटे पौधे मैंने काटने शुरू कर दिए। वो ऐसे औजार थे जिनसे कटाई का काम बड़ी जल्दी हो रहा। आगे तक मैं काटता गया, फिर भी पीछे वाली दीवार तक पहुंच नहीं पाया। कह सकते हैं कि यह पूरी 50 एकड़ की जगह थी। इतनी दूर पीछे जाकर जब दीवार मिली, मुझे सांस छड़ी हुई और मैं हैरान, भाई 10 दिनों में इतना काम तो नहीं हो सकता। देखते हैं, उसने कहा है। अगर तुम करना चाहो काम, मैं मना कैसे करूंगा। मुझे तो ठीक ही लग रहा है, बाकी डर भी नहीं लग रहा। मैंने फिर से वह काली बिल्ली वहां घूमती हुई देखी। वो काली बिल्ली जैसे मेरा पीछा किया करती थी, मेरे आसपास रहा करती थी, और मैं भी उसे पुचका कर वहां से भेज देता। लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। सोचा था मैंने, मैं खाने की कोई चीज जरूर यहां लेकर आऊंगा। बेचारी बिल्ली यकीनन ये 4 दीवारी के अंदर होगी। कटीली तारें लगी हैं। इस 4 दीवारी को पार करना इतना आसान नहीं। उस दीवार के पास जमीन पर बैठा था मैं। एक बड़ा पत्थर था, जैसे कुर्सी का आकार लिए हुए। वहां बैठकर कुछ आराम करना चाहता था और पूरा का पूरा ये रास्ता बनाना चाहता था। हिस्सों में काटूं। मैं पहले एक एक एकड़ अलग अलग हिस्सों में काटू, जगह बनाऊंगा, और फिर जाकर यहां धीरे धीरे कटाई का काम, सफाई का काम शुरू कर दूंगा। वहां दीवार के पास मुझे किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 लोग आपस में बातें कर रहे हों। उनकी आवाज साफ नहीं थी, लेकिन इतना पता लग रहा था कोई करीब से बोल रहा है। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। यह उस दीवार के पार कोई था, बिल्कुल दीवार के साथ सटा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? क्या गांव का आगे वाला हिस्सा है? पीछे भी ऐसे खेत होंगे? कुछ होगा क्या है? ये मैंने ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन कुछ समय बाद एक जोरदार आवाज आई। देखो भाई, सुन रहे हो या नहीं? क्या तुम यहां मौजूद हो? आवाज तो हमें आ रही है। शायद कोई मुझसे बात कर रहा था। मैंने भी जवाब दिया, हाँ भाई, आवाज आ रही है। तुम कौन? दीवार के पीछे कोई खेत है तुम्हारा? उसने कहा, हाँ हाँ, ये हमारी जमीन है। यहाँ पर हम कई भाई हैं जो एक साथ रहते हैं। तुम्हारी आवाज सी आई तो हमें लगा कोई उस तरफ है। तो यहाँ तुम काम करते हो? मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं यहाँ नया लगा हूँ। यहाँ मुझे सफाई का काम दिया है। बाकी यहाँ पर एक बड़ा सा गार्डन बनाना है। मुझे नहीं पता इतनी ज्यादा जमीन पर गार्डन बनाया जा रहा है। शायद यहाँ खेती भी की जाएगी। वह आदमी कहने लगा, अच्छा, मैं भी देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे दिखाओगे? मैंने कहा, नहीं नहीं, देखो ये मैं नहीं कर सकता। मेरे मालिक ने कहा है कि मैं वहां अकेले ही सफाई करूंगा। उसने कहा, देखो बस थोड़ा सा तो देखना चाहते हैं, क्या तो देखने दोगे? मैंने मना कर दिया। वह जिद करने लगा था तो मैंने उसे कहा, देखो मुझे बहुत काम है, तुमसे बाद में बात करूंगा। यह कह के मैं बीच में आ गया। पेड़ के पास मुझे उस आदमी पर गुस्सा था। कैसे यहां घुसने की बात कर रहा है? 4 दीवारी की गई है, ना कटीली तारें लगाई गई हैं। यकीनन लोग इस जमीन को हड़पने की कोशिश करते होंगे। देखा है मैंने, कई गांव में ऐसे कोई खाली पड़ी जमीन हो, पूरा पुनी जमीन हो, तो हड़पने की कोशिश करने लगते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा होगा। मैं अंदर तो किसी को आने नहीं दूंगा। उस दरवाजे को मैं खोल ही नहीं सकता, तो उसे अंदर कैसे आने दूं? मैं पेड़ के पास इधर उधर झांक रहा, देख रहा था। कहां पर ज्यादा पेड़ लगे हैं, कहां पर कम है। ये सबसे ऊंचा पेड़ है, इस पर चढ़कर देखना होगा। मुझे उस पेड़ पर चढ़कर मैं दूर दूर देख पा रहा था, लेकिन मेरी नजर अटक गई उसी पीछे वाली दीवार पर। वहां पीछे वाली दीवार के पार बाहर की तरफ लगे हुए पेड़ पर 3 लोग छड़े हुए, जो इस तरफ झांकने की कोशिश कर रहे, जैसे ऊपर की तरफ गर्दन करते हुए मुझे ढूंढ रहे थे या इधर देख रहे हैं। मुझे उनकी नीयत सही नहीं लगी, लेकिन मैं कर क्या सकता था? मुझे लगा 4 दीवारी है ना, अंदर तो कोई आ नहीं पाएगा। मैं किसी को अंदर आने नहीं दूं का किसी पर भरोसा नहीं है। पूरी रात, वो दूसरी रात इसी तरह से सफाई में गुजर गई। मेरी सुबह 6 बजे जब मैंने वह दरवाजा खोला, वो पर्दे के पार वह आदमी बहुत ज्यादा खुश था।
ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई खास काम किया हो। मेरे हाथ में 15,000 उसने कब पकड़ाए मुझे पता नहीं चला। कैसे करता है वो? मैं दरवाजा खोलता हूं, हाथ घुमाता हूं, पर्दे को एक तरफ करता हूं। वो पता नहीं कब मेरे हाथ में नोट पकड़ा देता है। फिर इशारा किया, यह देखो, तुम्हारी कीमत रात के काम की तुम्हें पगार मिल गई। मैं खुश था और वो भी खुश। मुझे गले से लगाया और कहने लगा, मेरे दोस्त, तेरे कारण ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, और कल रात मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब मैं क्या बताऊं, अपनी बेटी से बहुत समय बाद बातें करके ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुझे देखो, तुम इस गार्डन में काम करते रहो, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता रहेगा। यह कहकर वह सीढ़ियां चढ़कर जैसे बड़ी खुशी में टहल हुआ ऊपर चला गया। लेकिन मैं हैरान था कि मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया जिससे वह इतना ज्यादा खुश हो पाए कि मैं उससे कह पाऊं कि हाँ, मैंने ज्यादा अच्छा काम किया है। लेकिन कभी कभी खुशी में हम सबको अच्छा कहने लगते हैं। मैं अपने कमरे में गया, सफाई हो चुकी थी। सुबह सुबह ही मैं सो गया। 11 बजे के करीब खाना खाया। मैंने घूमने के लिए मैं पास के गांव में चला गया और शाम के वक्त वापस आ गया। थोड़ी देर हो गई। 8 बजे उस हवेली के मैं अंदर आया और वह आदमी मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे कहा, देखिए, माफ कीजिए, मैं 8 बजे से पहले आना चाहता था, आ नहीं पाया। उसने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, तुम्हारी भी तो जिंदगी है ना, तुम भी घूमना चाहते थे। थोड़ी देर हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन बस 9 बजे से ज्यादा देर मत करना। अब 8 बजे वाला काम तो कर नहीं पाओगे, तो 9 बजे से 6 बजे तक, ठीक है ना? वो 10,000 वाला। मैंने कहा, ठीक है सर, सच में मैंने गलती कर दी। 1 घंटे के 5,000 ज्यादा मिल जाते मुझे। लेकिन मैंने उस आदमी को कहा, देखिए, एक छोटी सी परेशानी है। उसने कहा, बताओ बताओ, क्या परेशानी है? मैंने कहा, जब मैं रात को काम करता हूं ना, 4 दीवारी के बाहर मैंने कुछ लोगों को देखा, वो इस तरफ झांक रहे होते हैं। मुझे लगता है वो चोर चक्के हो सकते हैं, जमीन हड़पने वाले हो सकते हैं। उस आदमी ने घबराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, देखो, एक खास बात जो मैं तुम्हें बता नहीं पाया। देखो, यहां कुछ बातें हैं जो मैं समय के साथ ही तुम्हें बताना चाहूंगा। जो भी लोग दीवार के पार है ना, बाहर बाकी गांव वाले जो तुम कह रहे हो, किसी पर भरोसा मत करना और किसी को अंदर मत आने देना। ये बात याद रखना, मैं तुम्हें भरोसे के लिए यहां लेकर आया हूं। भरोसा मत तोड़ना। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं आपका भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। यह कहकर 9 बजे फिर से दरवाजे के मैं पार, और वह शायद अपना काम करने के लिए चला गया होगा। काफी बड़ी जगह थी, लेकिन वह घास काटने वाली मशीन लेकर आया था जिससे झाड़ियों को भी काटा जा सकता था। वह आदमी यह महंगे वाली मशीन लेकर आया और चार्ज पहले की जा चुकी थी। लग गया। मैं उसे झाड़ियों को काटने के लिए काम बहुत ज्यादा आसान था। इससे बड़े इलाके के वह पेड़ पौधों को बड़ी जल्दी काट गया। बड़ा सा आरा लगा हुआ था आगे, और वो आरे से मैंने ज्यादातर ऐसी झाड़ियों को काट डाला। आगे वाला पूरा हिस्सा साफ था। अब यहाँ पर पौधे लगाने होंगे, और मैं उस आदमी को सुबह सुबह यह कहूंगा, अब पौधे हमें लाने होंगे, कुछ ऐसे पौधे जो आगे लगाए जा सकते हैं। इलाका बहुत ज्यादा बड़ा है और हर इलाके में हम इस तरह से गार्डन नहीं बना सकते। आगे वाले इस एक बड़े हिस्से में कह सकते हैं, 1 एकड़ में हम ये गार्डन बना सकते हैं। मैं उस आदमी को इस काम के लिए मनाऊंगा। आगे वाले हिस्से में साफ करने के बाद मैं छोटी छोटी क्रिया बनाने लगा। एक दीवार के पास पहुंचकर जब मैं वहां सफाई कर रहा, मुझे एक आवाज सुनाई थी। दीवार के पार से आवाज, तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? क्या तुम यहीं पर हो? वो काम करने वाले माली, क्या तुम बात सुन सकते हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं सुन सकता हूं, कौन हो तुम? उसने कहा, मुझे तुम अपना दोस्त ही मानो। मैं दीवार के इस तरफ, ये वाला खेत मेरा है, मैं यहां पर काम करता हूं और तुम शायद उस तरफ काम करते होगे। मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इस तरफ काम करता हूं। उसने कहा, तो कितना काम किया? मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं सीख रहा हूं, मुझे ज्यादा काम नहीं आता क्या? तो तुम दिखाओ कि तुम क्या काम करते हो। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं दिखा सकता। देखो, यहां अंदर किसी को मैं आने नहीं दे सकता, खास तौर पर मुझे मालिक ने कहा है। उसने कहा, मालिक तो बहुत कुछ कहते हैं। देखो, हम जो माली है ना, हमें आपस में बनाकर रखनी चाहिए। तू मुझे अंदर आने तो दो, देखना चाहता हूं तुमने काम कैसा किया है। मैंने मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं नहीं दिखा सकता। वह थोड़ी जिद करने लगा और मैंने उसे कहा, देखो, हम अब बात नहीं करेंगे, तुम ज्यादा जिद कर रहे हो, अब हम मिलने वाले भी नहीं।
कभी क्योंकि मैं तो यहाँ काम करता हूँ, चार दीवारी के अंदर तुम बाहर शायद खेत में काम करते होंगे। कुछ समय उसकी आवाज नहीं आई, शायद वहां से चला गया होगा। मैं मिट्टी को खोदने का काम कर रहा, वहां मैंने छत से आवाज सुनी। ऊपर से वो कटीली तार के पास दीवार पर चढ़ा हुआ आवाज लगाकर कह रहा, मेरे भाई ऊपर हूं मैं, ऊपर इधर इधर। मैंने कहा, हो पागल है तू, ऊपर क्यों चढ़ा? तुझे पता नहीं है ना इस तरफ तू नहीं आ सकता। अगर तू इस तरफ आने की कोशिश करेगा मैं कंप्लेंट कर दूंगा, पुलिस को बुला लूंगा। ये बात सुनकर वह हंसने लगा। हंसता हुआ कहने लगा, तुम्हें लगता है यहां पुलिस आएगी? हमारे झगड़े पुलिस नहीं सुलझा, हमें आपस में सुलझाने पड़ते हैं। मुझे लगता है तुम्हें अभी तक आभास नहीं हुआ है। मैं उस पर गुस्सा होने लगा। उतरो उतरो, दीवार से नीचे उतरो। लेकिन वह उतर नहीं रहा था। मैं उसे नीचे कैसे उतारता? मैंने उसको कह दिया, अब मालिक को कंप्लेंट करूंगा, मालिक पुलिस से खुद ही बात करेंगे, तुम देखना। बाद में यह कहकर मैं वहां काम करने लगा। फिर मैंने उस दीवार पर चढ़े हुए कई लोगों को देखा। वह कटीली तार के पास कई लोग थे जो इशारों में मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन वह बड़ी कटीली तारे पार करना असंभव था, कोई पार नहीं कर सकता था। फिर भी हर कोई मुझसे कह रहा, मुझे अंदर तो आने दो, मुझे अंदर तो आने दो। मैं घबरा गया। सुबह तक मैंने वहां पर काम किया, लेकिन मेरी सांस अटकी रही। सुबह उस आदमी को मैंने यह पूरी बात बताई और वह कुर्सी पर बैठा हुआ मुझसे कह रहा, देखो अब कुछ और बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। आज तुम्हारी चौथी रात होगी ना, तो तुम एक बात याद रखना, किसी पर भरोसा मत करना, और जो बाहर है वह अंदर आने की कोशिश करेंगे। तुम्हें किसी को अंदर आने नहीं देना है और उनकी बातें ज्यादा सुना मत करो। वह जो भी कहते हैं एक कान में डालो, दूसरे कान से निकालो और कोशिश करो कि उनकी बात सुनना ही मत। जैसे ही कुछ बोले काट दिया करो, उनसे दूर निकल जाया करो। इतनी बड़ी जगह है, तुम्हें दीवारों के पास काम करने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, बीच में काम करो, बीच वाले हिस्से में काम करो, ये ठीक रहेगा ना? मैंने हामी भर मैंने उसको कहा था, पुलिस को बुला सकते हैं, ऐसे आपकी जमीन के अंदर आने की लोग कोशिश कर रहे हैं, आपको पुलिस को बताना चाहिए। उसने कहा, मैं बात करूंगा, मुझे कई पुलिस वाले जानते हैं, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। देखो आसपास के लोग ना कुछ ऐसे हैं, क्रिमिनल समझ सकते हो ना, वह बुरे लोग हैं और कई बार पुलिस यहां आने से डरती है। मैंने उस आदमी को कहा, उसने भी कहा था कि हमारे जो झम होते हैं, हमारी जो परेशानियां होती हैं, उसमें पुलिस नहीं आती, हमें आभास नहीं हुआ। उसने कहा था, मुझे आभास नहीं हो रहा। वह आदमी थोड़ा घबरा गया और फिर कहने लगा, देखो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम अपने काम पर ध्यान दो और धीरे धीरे मैं हर बात बताता चला जाऊंगा। हर बात तुम्हें जल्द ही जानने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम्हारे 10,000 हमारे हाथ में है। ऐसा करो, तुम शहर जाकर कुछ एंजॉय तो करो। तुम गांव में घूमते रहते हो और मुझे पता लगा वहां तुम पास में गांव में गए थे और वहां जाकर कोई साइकिल किराए पर चाहते थे। बाहर बाइक खड़ी है, मेरी बाइक का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो मेरी गाड़ी भी ले जा सकते हो। अगर चलानी आती हो तो चलानी आती हो तो चलाना। वह आदमी जो पहले यहां पर रहता था सफाई तक नहीं करता था, अब कुछ हद तक सफाई हो चुकी थी जो मैंने की थी और उसने भी की थी। बाहर 2 गाड़ियां खड़ी, एक बाइक भी खड़ी थी। अब वो यह भी यहां पर ले आया था और मुझसे बहुत ज्यादा खुश था। कह रहा, गाड़ी भी मैं चला सकता हूं, लेकिन मुझे बाइक थोड़ी ही चलानी आती थी। मैं वह बाइक चलाकर शहर गया। मेरे पास काफी रुपए थे, काफी खर्च कर सकता था। कमरे में भी मैं रुपए रखता था छिपाकर, और अब यहां पर भी बैंक में जमा करवाने वाला था। बहुत समय से अपने बैंक में कुछ रुपए जमा नहीं करवाए मैंने, क्योंकि मेरे पास कमाई कम होती थी, गांव जा नहीं पाता था। अब गांव जाऊंगा, ये काम करने के बाद माँ से मिलकर आऊंगा, फिर यह काम को लंबे समय तक करूंगा, ये सोचा हुआ था मैंने। और शहर में पहली बार एक रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खाना खाना चाहता था। भले ही इसमें मुझे 1,000 का खर्च करना पड़ता, एक बार का ही, लेकिन अच्छा खाना खाना मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी। उस रेस्टोरेंट में मैं बैठा हुआ, अचानक मुझे खड़ा होना पड़ा क्योंकि पीछे आकर कोई और बैठने वाला था। तभी एक लड़की की नजर जो मेरे पास से गुजर रही थी मुझ पर पड़ी और मुझे देखकर एकदम हैरान सी हो गई। ऐसा लगा जैसे उसे झटका लगा हो, और फिर मुस्कुराकर मेरे साथ वाली उस कुर्सी पर बैठी। उस कुर्सी पर जैसे ही वह बैठी थी, मैंने उसको कहा, जी मैं आपको जानता हूं, आपके लिए ये सीट रिजर्व तो नहीं? ये टेबल। वो एकदम से घबरा गई, डर गई, फिर खड़ी हुई और कहने लगी, अरे माफ करना, मुझे लगा कि तुम कोई और हो, गलती हो गई,
माफ करना। यह कहकर वो लड़की वहां से चली गई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे जानती हो। ऐसे आकर बैठी थी, ऐसे मुस्कुराकर देख रही थी जैसे अभी मुझसे बात करना चाहती हो। लेकिन जैसे ही मैंने उसे बताया, उसे पता लग गया कि मैं कोई और हूं। हो सकता है मुझसे किसी की शक्ल मिलती हो। उस दिन मेरे साथ कई बार यह घटना हुई। कई लोग मेरे करीब आए, सर झुकाया, मेरे सामने जैसे मुझे जानते हो या कोई ऐसे को जानते हो जिसके साथ वह काम करते हो। वह मुझसे बात करना चाहते थे, लेकिन मैं वहां से बिना उन्हें पहचाने निकल गया। लेकिन यह बात मेरे मन में रह गई। उस रात फिर से मैंने वही काम किया था और दीवारों पर चढ़े हुए वो लोग दूर से आवाजें लगा रहे, मुझसे बात करने की कोशिश भी किए जा रहे। मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन दूर से एक आदमी की वह आवाज, उसकी बातें, कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहता हो। और मुझे भी गुस्सा आ गया। उस आदमी ने ऐसा तो कहा ही नहीं कि इस मामले को मैं खुद नहीं निपटा सकता। पत्थर है मेरे पास, मारूंगा। मैं पत्थर, वहां दीवार के पास जाकर मैंने हाथ में पत्थर लिया और मैं कहने लगा, देखो मैं पत्थर मारूंगा, सर खुल जाएगा, उतर जाओ नीचे, वरना इतनी ऊंचाई से पीछे की तरफ गिरोगे। मुझे नहीं पता पीछे क्या है, लेकिन मरने के चांस ज्यादा है। नीचे गिरोगे फिर सीधा ऊपर चले जाओगे। वह हंस रहे। एक दूसरे की तरफ देखकर वो आदमी मुझे देखता हुआ कहने लगा, मारो मारो पत्थर, ताकि तुम्हें सच पता लग जाए। मैंने पत्थर मारा, उसे पत्थर लगा ही नहीं। फिर मैंने पत्थर मारा, दोबारा नहीं लगा। 3-4 बार पत्थर मारा और ध्यान दिया। मैंने निशाना तो मेरा पक्का था, लेकिन पत्थर ही उसके आर पार चले जाते। फिर घबराया। मैं क्या हूं? तुम कौन हो? तुम, उसने कहा। तुम अब तक समझ नहीं पा रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें आभास नहीं हुआ है या कुछ और गड़बड़ है। तुम यहां काम कर रहे हो या हमेशा यहां कैद रहते हो? मैंने कहा, कैद नहीं रहता, बाहर भी जाता हूं। तब सब मेरे मुंह की तरफ देखने लगे और फिर उसने कहा, सच जानना है सच, हम में से कोई भी जिंदा नहीं है, हम सब के सब मरे हुए हैं। तभी तो हमारे आर पार पत्थर जा रहे हैं, लेकिन इस दीवार को हम पार नहीं कर सकते। बिना इजाजत के अंदर नहीं आ सकते। अंदर आने दो तो हम आना चाहेंगे, लेकिन याद रखना, तुम अगर सोच रहे हो तुम जिंदा हो तो यह भी सच नहीं है। मैं ऊपर से कुछ मारूं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए, लेकिन भरोसा तो करोगे ना? मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं उससे दूर चला गया। वो कुछ मारना चाहता था, लेकिन मैं अपने शरीर पर पत्थर कैसे सह सकता हूं? बीच में काम किया। वो दूर से आवाजें लगाते रहे। मैंने उस आदमी को यह बताया और वो कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना, वो एक कब्रिस्तान है, बस किसी पर भरोसा मत करना, हो सकता है वो मरे हुए हों। तुमने पत्थर मारा, उनके आर पगाया, वो भूत है जो यहां भटकते हैं, लेकिन 4 दीवारी के अंदर कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्हें अंदर मत आने देना, हो सकता है फिर नुकसान वो पहुंचा पाए, बस तुम उन्हें अंदर मत आने देना। मैंने उस आदमी से पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम भी मरे हुए हो, इसका क्या मतलब है? वह आदमी हंसने लगा और फिर कहने लगा, क्या तुम्हें यकीन है तुम जिंदा हो? मैंने कहा, बिल्कुल मैं जिंदा हूं। उस आदमी ने कहा, बस तुम्हें यकीन होना चाहिए, वरना भूत तो फंसाने की कोशिश करते हैं ना। उसकी बात पर यकीन किया। मैंने अगली कुछ रातों तक उन लोगों के पास नहीं गया, लेकिन हर बार कुछ अलग होता। कभी कई लोग दीवार के ऊपर होते, कभी कुछ कम, कभी तो बच्चे भी छड़े हुए होते। मुझे बुलाने की कोशिश करते, लेकिन मैं यकीन नहीं करता। लेकिन अब मेरे मन में जैसे एक अलग सी सोच पनपने लगी थी। जानना चाहता था मैं कहीं उनकी बातें सच तो नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि ऐसे काम के 10 से 15 हजार कोई क्यों दे सकता है? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है। उसके बाद मैं दीवार के पास था और वह आदमी हंसता हुआ कहने लगा, पता था मुझे कभी ना कभी मन में शंका तो जरूर आएगी। क्या तुम जानना चाहते हो? सच? क्या सच जानना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ, लेकिन बिना इधर आए। अगर तुम वहीं से कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो। उसने कहा, बिल्कुल वहीं से कुछ बताया जा सकता है। मैं जिंदा नहीं हूं, मैं मुर्दा हूं। चाहे तुम मारो या कुछ करो, मैं दीवार पार नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता तुम उस दीवार के उस तरफ कैसे आ गए, लेकिन तुम भी जिंदा नहीं हो, क्योंकि हमें वही देख सकता है जो मुर्दा हो। मैं पत्थर मारकर एक बार पक्का करूं। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन छोटा मारना। उसने छोटा पत्थर मारा, मेरे नहीं लगा। फिर कई बार पत्थर मारे, मेरे नहीं लगे। ध्यान से देखा मैंने, पत्थर मेरे आर पार चला गया था। ऐसा लगा मुझे जैसे मैं एक प्रेत आत्मा हूं। हाथ पांव फूल गए थे, मेरे हाथ पांव भागा। मैं दरवाजे की ओर बड़ी तेजी से, लेकिन उस दरवाजे को खोल नहीं पाया।
मुझे लग रहा था ये ऐसी मुसीबत है, ऐसा तो नहीं मैं प्रेतों के चक्कर में फंसा और मारा गया। मरने के बाद किसी को पता नहीं लगता ना। बहुत चीखा था, मैं बहुत चीखा, लेकिन उस आदमी ने दरवाजा नहीं खोला था। शायद वो चला गया था। मुझे लगा था मैं बस यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं भागा दीवार की तरफ, दीवार के ऊपर चढ़ने लगा। वह आदमी वहां से बोल रहा था, इस तरफ आने का कोई रास्ता बनाओ, इस तरफ आने का कोई रास्ता बनाओ। लेकिन मैं दीवार पर जब आधा ही चढ़ा था, उसके बाद मैंने देखा वही आदमी मुझे खींचकर नीचे उतार रहा। मुझे उसे डर लगने लगा था, बहुत ज्यादा डर। मैंने कहा, मैं मर गया हूं, तुमने मुझे मार डाला, तुमने मुझे मार डाला। कैसी जगह है ये, कैसी जगह है। वह आदमी मुझे पकड़कर कह रहा, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मैं तुम्हें पहले सच नहीं बता सकता था, तुम मेरी बात नहीं मानते, लेकिन तुम्हें सच जानना होगा और उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वह दरवाजा खुला है, उस तरफ दीवार के पार मत जाना। हो सकता है तुम उस तरफ जाओ और तुम्हें नुकसान हो। चलो मेरे साथ, तुम मरे नहीं हो, मुझ पर भरोसा करो। मैं उस आदमी के साथ उस दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचा था, उसने हाथ से वो पर्दा हटाया और मेरा शरीर सामने पड़ा था, जैसे मेरी लाश हो। तब उस आदमी ने कहा, इस दरवाजे को पार करते ही तुम अपने शरीर में पहुंच जाओगे, देखना। जैसे ही मैंने दरवाजा पार किया, मैं जमीन पर लेटा हुआ उठा, देखने लगा। यह क्या, मेरे हाथ में 15,000 थे। वह आदमी दरवाजे के पार आया और फिर दरवाजा बंद करके मुझे आगे ले गया, कुर्सी पर बिठाकर कहने लगा, अब मैं तुम्हें पूरा सच बताता हूं। पूरा सच जानने का हक तुम्हें भी है। तुम जिंदा हो, तुम मरे हुए नहीं हो, लेकिन यह दरवाजा शरीर से आत्मा को अलग करता है। यह पूरी की पूरी जगह मेरी है, मैंने खरीद रखी है। और इस कब्रिस्तान में एक ताकत है, यहां किसी भी शरीर में किसी की भी आत्मा डाली जा सकती है, लेकिन मर्जी से, बिना मर्जी के नहीं। जो यहां अपनी मर्जी से दरवाजा पार करता है, उसका साथी उसी शरीर में जा सकता है। वह आत्मा, तुम जब रात को दरवाजे के पार चले जाते हो, आगे चले जाते हो, वो तुम्हारी आत्मा होती है। पूरी रात जो काम करते हो वो तुम्हारी आत्मा होती है। और मैंने पर्दा इसीलिए लगाया, तुम पीछे मुड़कर ना देख पाओ और तुम्हारे शरीर में मैं होता हूं। इसीलिए मेरी बेटी ने तुम्हें देखा था वह रेस्टोरेंट में। वह लोग जो तुम्हें मैं समझ रहे थे, वह तुम्हें मिले, क्योंकि तुम्हारे शरीर के साथ रात के वक्त मैं अपना काम भी देख रहा था। मैं अपनी बेटी से भी मिलता था। वो चीजें जो जिंदा रहते मैं कर नहीं पाया, जो अधूरी रह गई थी, वह 10 दिनों में मैं करना चाहता था। लेकिन तुमने 8वें दिन ही यह सच पता लगा लिया। मैं नहीं जानता मैं तुम्हें रोक पाऊंगा या नहीं। मैं तुम्हें सच बता चुका हूं, तुम सुरक्षित हो। जब तक 4 दीवारी के अंदर रहोगे, यहां कोई नहीं आ सकता। इस मिट्टी को एक वरदान मिला है, लेकिन अगर वह अंदर आ भी गए, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बस मुश्किल यह होगी कि वह इस दरवाजे से तुम्हारे शरीर के अंदर आ सकते हैं, और हो सकता है कोई तुम्हें धोखा दे दे, दोबारा वह यहां पर ना आए। ये बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। अगर तुम यहां काम करना चाहते हो, तो हमेशा के लिए तुम्हें अपना शरीर रात के वक्त मुझे देना होगा। बस तुम उस गार्डन में होगे, अकेले तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शरीर। रात के वक्त मेरा और दिन के वक्त मैं इस हवेली में रहता हूं, एक प्रीत आत्मा बनकर। यह सौदा हम दोनों के फायदे के लिए है। अगर तुम हाँ करना चाहो तो मैं घबराया हुआ था, डरा हुआ था, और मैं भागा वहां से बिना जवाब दिए। लेकिन अगले 10 दिनों में मुझे महसूस हुआ मैं वह काम दोबारा कर सकता हूं। नुकसान नहीं था। अगर वो इंसान मुझे फंसाना चाहता तो हमेशा के लिए फंसा सकता था, लेकिन शायद उसे मुझसे मतलब था और मुझे भी तो उससे मतलब था। 10 दिनों बाद मैं वापस आया था उसी हवेली में, और मुस्कुराते हुए उसने कहा था, मेरे दोस्त, तुम यहां वापस आ गए। मैं अब भी वह अधूरे काम कर सकता हूं। बस रात के वक्त तुम्हें अपना शरीर मुझे देना होगा। तुम्हारे शरीर के साथ मैं अपना बिजनेस चला सकता हूं, अपनी जिंदगी रात को जी सकता हूं, और दिन को वो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जैसे तुम जीना चाहो। जब तुम यहां आना चाहो आ सकते हो, जब तुम्हारी मर्जी ना आना चाहो तो मत आना। ये तुम्हारे ऊपर है। उस आदमी का बिजनेस, उसका काम मेरे नाम से चल रहा था, मेरे चेहरे से। और ये घटना हुए 2 साल हो चुके हैं। मैं एक बड़ा बिजनेसमैन कहलाया जाता हूं, लेकिन जब मिलता हूं लोगों से दूर हो जाता हूं, क्योंकि वह मैं नहीं जो मेरे शरीर में यह काम करता है। मैं अलग रहना पसंद करता हूं। लेकिन राज को वह बड़ा सा गार्डन, 1-2 की वह जमीन, जहां पेड़ ही पेड़, पौधे ही पौधे और सुंदर जगह मैंने बना रखी है।
वहां गुजारता हूं, वह रात और दिन के अपनी जिंदगी जीने का पूरा मौका मिलता है। मिलते हैं मुझे लाखों महीने के, कभी कभी हर दिन के भी, क्योंकि मैं भी तो उस बिजनेस का मालिक हूं। यही थी शायद मेरी किस्मत, जिसे मैं दूर करने की कोशिश करता था। लेकिन मेरी जिंदगी बदली तो ऐसी बदली, और यह अजीब सी नौकरी जो मैं करता हूं, वह शायद मेरे सिवा कोई ना कर पाए। मुझे लगता है अमीर लोग ऐसे अपने मरने के बाद भी किसी और के शरीर का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है यह सवाल का जवाब वह कभी नहीं देता। ये चार दीवारी उसने कब बनाई, या दरवाजा यह काम कैसे करता है, लेकिन मुझे वहां जिंदगी जीने का पूरा मौका मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।